नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का हम 8.2 का अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज, और उसमें 8.1 के मैं पहले 2 वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक 8.1 नहीं पढ़ी है आपने, तो मैं उसके वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो आप पहले 8.1 जरूर करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और त्रिकोणमिति जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जरूर सीखें। और मेरे एक एक वीडियो का आप गौर से देखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप त्रिकोणमिति नहीं सीख सकते। तो आप जरूर जो मेरे वीडियो देखें। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर और शुरू करते हैं 8.2। और पहले जानते हैं कुछ बहुत ही जरूरी त्रिकोणमिति अनुपात जो 0 से 90 डिग्री के बीच के होते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ा था, तो वो किसी भी न्यून कोण के लिए था। तो अब हम यहाँ पर जो है वो 0 से 90 डिग्री के जो मध्य कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उनके जो है वो आंकिक मान की दृष्टि से जो है उनको सरल करने की दृष्टि से हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ विशेष कोण आपके लिए जो है वो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए सवालों में जो कोण रहेंगे वो मुख्य रूप से रहेंगे। एक तो 0 डिग्री का, यानी 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। हमें इतने जो है वो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनके मान जो हम कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, वो मानों की जो सारणी है वो आपको मैं बनानी सिखा रहा हूँ। तो आप इसको जरूर सीखें, सभी विद्यार्थी गौर से इसको जो है वो सारणी को बनाना सीखें। तो ये जो सारणी है वो किस प्रकार से बनती है, आप परीक्षा में क्या करें, सबसे पहले जा करके जब कॉपी, चूंकि आपको 15 मिनट पहले मिल जाती है, तो आप ये सारणी जो है पहले तैयार कर लें। तो उसका तरीका जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह देखना। तो आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इनको खुला खुला लिख लें। 0 डिग्री सबसे पहले लिखें आप 0 डिग्री, फिर थोड़ी दूरी छोड़ करके आप लिख दें 30 डिग्री, और फिर लिख दें 45 डिग्री, क्योंकि हमें जो ये 5 कोणों के जो मान चाहिए उनको हम लिख लेते हैं, और फिर ये 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका पहला काम है। उसके बाद आप क्या करें, मैं जो क्रम से बता रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। फिर आप क्या करें, 0 से लेकर के और ऐसे गिनती लिख लें, 0 1 2 3 4, ऐसे गिनती लिखी। तो दूसरा काम हो गया कि 0 से 4 तक गिनती लिखना है। अब इन सभी में आप क्या करिए, 4 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, 4 का भाग लगा देने के बाद जो आपके पास चीजें आएगी उनको आप सरल करके इसके नीचे लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि 0 में 4 का भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। 1/4, यानी 1 में 4 का भाग नहीं लगाना, हमें 1/4 ही लिखना है। और फिर 2/4 को हम सरल करेंगे तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। 3/4 चूंकि सरल नहीं हो रहा है तो इसको 3/4 ही रहने दो, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब आप क्या करें, इन सभी का वर्गमूल ले लें। ठीक है, तो ये इसका भी वर्गमूल लें, इसका भी वर्गमूल ले लें, यहाँ भी आप इसका वर्गमूल लें, और इसका भी वर्गमूल लें, और इसका भी वर्गमूल लें। इस प्रकार से जो आपके मान आएंगे वर्गमूल लेने के बाद, जो वो इस प्रकार से मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। तो देखो, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है। आप जानते हो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल जो है क्योंकि पूर्णांक में नहीं निकलता है तो आप इसको रूट में ही रहने दीजिए। 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप इसको वर्गमूल में रहने दो, और 4 जो बटे में उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस प्रकार से जो ये सरल होने के बाद आपको प्राप्त हुए हैं, ये सभी मान जो है वो साइन थीटा के मान प्राप्त हो गए आपको। तो यहाँ आप लिख दें साइन थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर कोण से है, तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह 0 लेंगे तो मतलब ये कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 हो गया, और साइन 45 डिग्री का मान जो 1/√2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान जो √3/2 हो गया,
और साइन 90 का मान जो है वो 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहली लाइन आपने कैसे ज्ञात की है, इसको आप वीडियो को 2-3 बार पलट करके देख करके अपनी कॉपी पर इसको बनाना सीखें। तो जब 2-3 बार इसको पलट के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से मैंने तैयार की है। फिर आप जानते हैं कि दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोस थीटा। तो अब हम इनसे कोस थीटा के मान कैसे लिखें, उसका तरीका जो आप ध्यान रखिए कि आप इसको यहाँ से इस तरफ से इनको उल्टे क्रम से यहाँ लिख दें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएंगे, जैसे सबसे पहले हम सबसे पीछे वाला सबसे आगे लिख दें, तो ये 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि बीच वाला बीच में ही रहेगा, और ये जो 1/2 है वो यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इनको, यानी ये जो लाइन हमने ज्ञात कर ली पहले, अभी इस लाइन से हमने दूसरी लाइन निकाल ली। मतलब ये कि पहला जो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले लिख दिया, फिर इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इस प्रकार से ज्ञात हो गई। अब तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो इन 2 लाइनों की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करें, ये साइन वाले मान जो इनमें कोस वाले का भाग लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि जब भाग लगाएंगे आप, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी में 0 में किसी का भाग लगो 0 ही आता है। 1/2 में जब √3/2 का भाग लगाएंगे, देखो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आप पास 1/√3। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी 1 आएगा। और यहाँ √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, √3 बच गया। और 1 में 0 का भाग देंगे तो बच्चों 0 का भाग किसी में नहीं दिया जा सकता, 0 का भाग किसी में भी नहीं दे सकते हम किसी में, तो इसको हम लिखते हैं अनंत, या फिर इसको लिखते हैं अपरिभाषित। मतलब इसका कोई मान जो निश्चित नहीं है, अपरिभाषित है ये। ठीक है, तो ये जो है वो इस प्रकार से 3 ज्ञात हो गए। अब हम जानते हैं कि चौथा मान जो हमारा होता है वो होता है कोट थीटा। आप ले सकते हैं यहाँ पर कोट थीटा ले, तो वो यूं करें, कोट थीटा में आप क्या करें कि ये जो tan वाले मान है, ठीक है, इनको आप वापस जब यहाँ से, मतलब ये कि इसको पीछे से ये वाला जो सबसे पहले लिख दें, जैसे हमने कोस का लिखा उसी प्रकार से लिख दें, तो ये इस प्रकार से आएगा। देखो ये सबसे अंत वाला सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, और ये सॉरी अलग अलग नहीं लिखेंगे, इनको दोनों को मिला के लिखेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से ये, और फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा, और बीच वाला बीच में ही रहेगा, और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये सबसे पहले वाला सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, ये भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे की तरफ से लिखी गई है पहले की, ये भी जो है वो पीछे की तरफ से लिखी गई है। तो ये पहली लाइन हमने ज्ञात की, फिर दूसरी को हमने पीछे क्रम से लिख दिया, तीसरी लाइन हमने जब पहली लाइन में दूसरी का भाग लगा के प्राप्त की, फिर चौथी लाइन को हमने जो है वो इस प्रकार से यहाँ से पीछे क्रम से लिख दिया। यानी इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि ये यहाँ से लिखी गई है और ये यहाँ से लिखी गई है। अब जो है वो 5वां अनुपात हम ले सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा लेंगे तो आप जानते हैं कि सेक जो है वो कोस का व्युत्क्रम होता है। तो आप क्या करें, कोस वाले मानों को पलट दें, व्युत्क्रम कर दें, उनको अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोस का मान जो आप देख सकते हैं 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको भी आप उल्टा कर दें, अंश को हर और हर को अंश बना दें, तो ये 2/√3 हो गया। इसको आप उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो बटे में 1 लिखना आवश्यक नहीं है, तो √2 हो गया। और 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और 0 का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों वो होता है अनंत। ठीक है, इस प्रकार से ये अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 जो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, वो व्युत्क्रम हो जाएगा। अब छठा और आखिरी जो होता है वो आप जानते हो कि वो कोसेक होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है।
तो कोसेक थीटा। तो आप चाहें तो इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से घुमा के भी लिख सकते हैं, यानी जो सेक वाले मान है ना उनको आप पीछे क्रम से इस प्रकार से लिख दें, या फिर आप क्या करें साइन वाले मानों को जब पलट दें, आप अंश को हर और अर्थ अंश कर दें, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, तो वो अनंत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अनंत हो जाएगा। और 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2 हो गया। √2/1 का जो उल्टा करेंगे तो √2 ही आएगा। और √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया। और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार से जो है वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो ये मान है इनके ये ज्ञात इस प्रकार से हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो इस सारणी को कैसे बनाया गया इसको आप 2-3 बार गौर से सुने और फिर अपनी कॉपी पर खुद बनाने की कोशिश करें, और मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने बच्चों ने इस सारणी को बनाना सीख लिया है, ताकि बहुत खुशी होगी मुझे कि भी आपने जो है वो इस प्रकार से इस चीज़ को सीख लिया है। और ये आपके हमेशा ज़िंदगी में हर कंपटीशन में इसके प्रश्न आते हैं, तो आप इनको ज़रूर सीखें। तो ये आप समझ गए होंगे कोस 0 का मान जब आपको जरूरत पड़ेगी तो 1 लेंगे, कोस 30 का मान आपके पास यहाँ पर हो गया। ये इस प्रकार से आप जो है वो सारे मान इस सारणी से देख सकते हैं, और कुछ दिन में जब आप इनके सवाल करेंगे तो ये आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारणी आपको बनानी जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार गौर से देख करके और इस सारणी को आप स्वयं तैयार करना सीखें बिल्कुल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने सीखा या नहीं सीखा, या आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताओ, मैं इस पर दोबारा जो आपको वीडियो बना दूंगा। कोई भी प्रकार की यदि आपके लिए कोई भी समझने में कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो। अब हम इसके 8.2 के प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये देखिए 8.2 हमारी प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का कि मान ज्ञात करने आपको। तो जब पहला पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं इनके मान जब सारणी में से अच्छी तरह यहाँ पर नोट कर लें, अच्छी तरह नोट करें, आप उनको लर्न हो जाएं। तब तक आप बिना देखे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार जब तक आपको लर्न नहीं है तो आपको पहले यहाँ लिख लेने चाहिए क्रम से। यहाँ पर जैसे हमें सबसे पहले sin 60 चाहिए, तो आप जानते हैं कि sin 60 का मान अभी हमने ज्ञात किया, sin 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, फिर हमें चाहिए cos 30। तो cos 30 का जो मान होता है cos 30 डिग्री का, वो जो है वो √3/2 ही होता है। और फिर हमें चाहिए sin 30 का मान। तो sin 30 जो है वो होता है 1/2। और फिर हमें चाहिए cos 60 का मान। तो cos 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है। तो अब ये मान हमने जो इस प्रकार से सबके लिख लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, सवाल में रखेंगे और सरल कर देंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई भी चिन्ह बीच में नहीं होता आप इनमें गुणा मानकर चलेंगे, गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर सबसे पहले sin 60 का मान लाइए आप यहाँ पर, तो sin 60 का मान होता है √3/2। फिर आप देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा का चिन्ह लगाएं। फिर cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2। और फिर प्लस देखिए यहाँ पर, और फिर sin 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है, आप यहाँ से देख लीजिए। और फिर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा लगाएंगे, और cos 60 का मान भी क्या होता है 1/2। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, क्योंकि बॉडमास फॉर्मूले के अनुसार ये जोड़ और गुणा दोनों आ रहे हैं, तो पहले गुणा होगा। तो गुणा जब आप करें तो पहले ऊपर ऊपर गुणा करें और नीचे नीचे गुणा करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, और ऊपर इनके देखिए वर्गमूल है, तो इस प्रकार से ये हो गया 9/2 दूनी 4। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, तो ऊपर इनको गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 दूनी नीचे गुणा करेंगे तो ये हो गया 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, तो इस प्रकार से 3 आ गया, और बट्टे में हो गया 4, और प्लस में देखिए आपके पास क्या हो गया 1/4। अब एक साधारण सा लघुत्तम लेना है और आपको इसको सरल कर देना है। तो जिनको थोड़ा लघुत्तम मुश्किल लगता है वो थोड़ा ध्यान से सीखें कि 4 और 4 का जो लघुत्तम होता है वो 4 ही होता है। अब आप क्या करें, इसका जो हर होता है इसका लघुत्तम में भाग दें,
तो 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इस चीज़ को आप गौर से सुने। और फिर 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4/4 यानी आपका आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आ गया। तो पहले ये जो है आप इनको त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं इनको थोड़ा ध्यान से आप गौर से देखेंगे तो 2-4 बार में आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा sin 60 तो √3/2 ही रहेगा। तो 2-4 बार आप गौर से देखेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि tan² 45, तो tan 45 का मान चाहिए, cos 30 का मान चाहिए, और एक sin 60 का मान चाहिए। तो पहले इन मानों को आप यहाँ पर सवाल के बराबर में लिख लिया करो, सारणी से देख करके, जब तक आपको याद नहीं है। तो tan 45 का मान जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिखें tan 45 डिग्री का मान हो गया 1, और फिर आपको चाहिए cos 30 का मान। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। और फिर आपको चाहिए sin 60 का मान। तो sin 60 का मान जो है वो आपके पास होता है √3/2। तो ये मान हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको सवाल में जैसे दे रखा है उसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि 2 है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा लिखेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। फिर tan² 45 है, तो हम पहले tan 45 का मान रखेंगे यहाँ पर, और फिर जब इसमें स्क्वायर दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बस ये ध्यान रखें आप, जो भी घात दे रखी है वो मान रखने के बाद जो उस पर घात लगा देंगे। और फिर आप देखें कि cos 30 डिग्री का मान जो है वो आपके पास है √3/2। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट लगा करके इस प्रकार से स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में आप देखें यहाँ पर sin² 60, तो पहले sin 60 का मान लिखेंगे हम √3/2, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, जिन पर स्क्वायर लगी है उनको 2 बार गुणा में लिखेंगे और उनको गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1 गुणा 1। इसी प्रकार से √3/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3/2 गुणा √3/2, यानी घात 2 का मतलब 2 बार गुणा हो गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि √3/2 गुणा √3/2 हो गया। अब आप क्या करें, इनको गुणा कर दें ध्यान से। तो देखें 2 एकम 2 एकम, ये तो 2 ही आ गया, प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको ऊपर ऊपर गुणा करेंगे। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया, और ऊपर इनके क्या है, वर्गमूल है। और अपोन में देखेंगे यहाँ पर जो नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो गया। और माइनस में यहाँ भी देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और इनके ऊपर वर्गमूल है वो लगा देंगे, और नीचे जो है 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। बस आप सरल करने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें और थोड़ा ध्यान से देखें इसको। अब आप देख सकते हैं कि 2 प्लस, अब आप जानते हैं कि 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो ये आ गया 3/4, और ये भी माइनस में कितना आ गया, 3/4। अब आप गौर से देखेंगे तो ये प्लस के 3/4, ये माइनस के 3/4 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके पास बच गया 2। तो इस प्रकार से ये इसका हल होकर के आंसर आ गया 2 आ गया सिर्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़े से ध्यान से ये जो मान ध्यान से रखें, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो हल करना ध्यान से सीखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करें, जब मैं लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान जो है वो, आपकी नज़र जो है कर्सर पर होनी चाहिए, और आपका कान जो है वो मेरी आवाज़ पर होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका तीसरा पार्ट जो है आपके पास ये भिन्न संख्या में है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। पहले तो हमें जितने मान चाहिए ना वो हम बराबर में यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए cos 45 डिग्री का मान। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। ये मान आप सारणी से ध्यान से लिखेंगे। और sec 30 का मान जो होता है
सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो कोस 30 का जो है विलोम होता है, तो ये होता है 2/√3। ठीक है, और फिर हमें चाहिए कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान जो है वो साइन 30 का जो है वो विलोम होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसका विलोम हो गया 2। तो इस प्रकार आप इनको याद कर लें अच्छी तरह। ये मान लिखने के बाद अब इसको आप ध्यान से देखो कि हम कैसे सरल कर रहे हैं इसको। तो जब भी इस प्रकार के जब बटे वाले सवाल आ जाएं, तो पहले आपको अंश को हल करना है, फिर आपको हर जो हल करना है, फिर लास्ट में जो अंश बटे हर करना है। तो आप गौर से देखिए, पहले मैं अंश का हल निकाल रहा हूँ। तो अंश में आपके पास केवल क्या है, अंश आपके पास है कोस 45। तो अंश का हल आ गया आपके पास 1/√2, क्योंकि अकेली है तो इसको हल नहीं करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, हर का हल करते हैं। ठीक है, तो हर हमारे पास जो है पहले हम उसको लिखेंगे, बटे में नहीं लिखेंगे, एक बार हर का केवल हल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक 30 डिग्री और प्लस में क्या है आपके पास कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें कि इनके जो मान थे हमारे पास, हम इनको लिख लेते हैं। तो सेक 30 डिग्री का मान आपके पास है 2/√3, और प्लस में आप देखिए कि कोसेक 30 का मान जो हमारे पास कितना है 2 है, इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो आप क्या करें, इसमें 1 मान लें। अब आप क्या करें, इसको लघुत्तम लेकर के हल करें। तो लघुत्तम लेने का तरीका जो है वो एक तो ये है कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए। अब तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। अब आप क्या करें, पहले इस प्रकार से तिरछा गुणा कर दें, तो ये 2 एकम कितना आ गया 2। इस तरीके को सीखिए आप, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पूर्णांक है और ये वर्गमूल में है, तो ये गुणा नहीं हो सकती, सिर्फ इस प्रकार से हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहीं √6 मत कर देना, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सरल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर दोनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन जरूर निकालेंगे आप। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालने के बाद 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और प्लस में 2 कॉमन जाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा, और अपोन में देखिए आपके पास क्या है, √3 है। तो इतना हल होने के बाद जो देखिए आपके पास अब हर का भी हल आ गया और अंश का भी हल आ गया पास। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, अंश बटे हर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सवाल क्या था, अंश बटे हर था। तो अंत में जब हम वापिस क्या कर देंगे, अंश बटे हर कर देंगे, यानी अंश का हल बटे हर का हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश का हल। ठीक है, अंश का हल बटे हर का हल, बटे हर का हल। तो देखिए आपके पास अंश का हल कितना है, 1/√2 है। तो आप गौर से यहाँ पर लिखिए 1/√2, और अपोन में इसमें लिखिए आप हर का हल, जो ये हमने ज्ञात किया है ना, तो ये आपके पास ज्ञात हुआ 2 × 1 + √3, और बटे में आपके पास क्या है, √3 है। अब आप देखिए कि ये 1/√2 बटे 2 × ये बटे √3 है, तो ये बटे के बटे होते हैं, तो जब उनको हम गुणा में लाते हैं तो नीचे वाली संख्या जो है वो पलट जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से आप याद रखिए कि जैसे आपके पास यदि a/b बटे c/d हो, ठीक है, तो क्या होता है, a/b के जब गुणा में जाएगा c/d, तो a/b गुणा में क्या d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आएगा, तो ये जो है ना नीचे वाला ये पलट जाता है इस प्रकार से। तो यह चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, पहले लिखेंगे ये ऊपर वाली संख्या 1/√2, गौर से सीखिए इसको, और गुणा में हम क्या करेंगे, नीचे वाली जब वो सबसे ऊपर चली जाएगी तो ये √3 आ गया, और बट्टे में देखिए आपके पास क्या है, 2 × 1 + √3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। तो अब देखो √3 को 1 से गुणा करेंगे
तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। और यहाँ पर देखिए आप इसको √2 को 2 से गुणा नहीं कर सकते, सिर्फ ये लिख सकते हैं 2√2 इंटू। अब आप क्या करिए, चूंकि हमें थोड़ा सा इसको सरल करना होगा और आगे, तो आप रूट वाली संख्या को आगे लिख लीजिए, यानी √3 + 1 कर दो इसको, क्योंकि प्लस में संख्याओं का आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, √3 को पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, जो हमने 9th क्लास में सीखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो तब जरूरत पड़ती है जब नीचे रूट की संख्याएं रहती है, तब तक हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो जो चीजें नीचे रूट में हैं उनको बारी बारी से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पर वापस लिखेंगे। तो ये देखिए आप ऊपर आपके पास क्या √3 है और नीचे यहाँ पर 2 √2 और इंटू में √3 +1 है। अब आप क्या करेंगे कि इसके गुणा में नीचे देखिए आप पास एक तो √2 है, तो √2/√2 आएगा, ठीक है। और एक आप और चीज देखिए, इसमें क्या चीज है, वो है √3 + 1। तो ये एक गुणनखंड है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इसके माइनस का ऊपर नीचे और गुणा करेंगे, √3 - 1/√3 - 1। ये चीज आप मेरी 2-3 बार गौर से सुनना कि मैंने क्या बताया आपको, पलट करके वीडियो को। अब आप क्या कर दीजिए, इनको बारी बारी से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले जब थोड़ा सा गौर से गुणा करिए, तो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास √6, क्योंकि ये दोनों रूट में है ना। और इंटू में देखिए इसके पास ये हम लिख देंगे इंटू √3 - 1। देखो बिल्कुल मैं एकदम सरल तरीके से धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, आप गौर से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आप देखो 2 पूर्णांक है, तो 2 को 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए √2 को √2 से करेंगे तो ये हो गया √4, क्योंकि दोनों रूट में है तो अंदर गुणा हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए √3 + 1 और √3 - 1, तो ये जो है a + b a - b की तरह हो जाएगा। तो a² - b², यानी √3 को √3 से कर दो तो ये आ जाएगा √9। और माइनस में क्या कर दिया, +1 को -1 करेंगे तो ये आ गया 1 × 1 यानी 1 ही आ गया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और सरल कर दीजिए, बस फिर आपका जो आंसर निकल आएगा बस। तो इसको आप अंदर गुणा करेंगे, देखिए √6 को √3 से गुणा करेंगे, दोनों रूट की संख्या है, तो ये हो गया √18, ठीक है। और फिर देखिए आप यहाँ पर इसको √6 को जब 1 से करेंगे तो माइनस में आ गया √6। और फिर आप देखिए यहाँ पर 2 और इंटू में देखिए 4 का वर्गमूल भी कितना होता है, 2 होता है। अंदर आप देखिए कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और माइनस में 1 होता है। अब ये बिल्कुल आसानी से हल होने वाली स्थिति में आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो √18 है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 9 का वर्गमूल निकल सकता है। और माइनस में देखिए आपके पास कितना है, √6 है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 में से 1 घटाया तो भी कितना आ गया, 2। अब बस इसका आखिरी स्टेप ये आ गया कि 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3, और रूट बच गया 2। यहाँ पर 2 जब रूट में ही बचेगा, और माइनस में √6 हो गया, और अपोन में क्या हो गया, इसके 4 दूनी 8। तो ये इसका जो है पूर्ण हल आ गया। तो यहाँ से जो है आपको देखिए, पहले हमने अंश का हल किया, फिर हमने हर का हल किया, फिर अंश का हल बटे हर का हल करके यहाँ तक पहुँचे। फिर इसके बाद जब इसको वीडियो को 2-3 बार गौर से बैक कर करके अच्छी तरह समझें आप, ताकि ये एक एक स्टेप आपके समझ में आ सके। जब आप गौर से सुनेंगे एक एक चीज़ को, और कि देखिए कहाँ से क्या परिवर्तन है, तब आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या करते हैं, कई बार थोड़ा सा ध्यान में नहीं आता तो उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है।
क्योंकि समझ में तो हमें चीज़ों को लेना ही, आखिर हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आप सीख पाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इस वीडियो में मैं जो है अब आपके लिए इतना ही सवाल करूंगा, क्योंकि इसके बाद का सवाल जब हम देखते हैं तो ये प्रश्न भी जो है भिन्न का प्रश्न है। तो पहले हम इसका अंश का हल निकालेंगे और फिर इसमें हर का हल निकालेंगे, फिर अंश का हल बटे हर का हल करके इसका हल करेंगे। लेकिन मैं ये जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप इन चीज़ों को गौर से देखना। आज हमने सबसे पहले सारणी को बनाना सीखा, तो इसको आप गौर से जरूर 2-4 बार देखना और इसको खुद बनाने का तरीका जो पूरा अच्छी तरह देख करके कॉपी में आप जरूर बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भी आपको बनानी आई या नहीं है। इसके बाद हमने जो है वो देखिए पहला सवाल किया, उसके बाद ये इसका दूसरा पार्ट किया और फिर ये जो महत्वपूर्ण तीसरा पार्ट जो इसको आप बहुत ही गौर से देखना ताकि आपको ये समझ में आ सके। इसके बाद जब हम ये चौथा पार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्न इसके हल कराऊंगा आपको। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और बहुत ध्यान से पढ़ें। आप त्रिकोणमिति बहुत ही काम आने वाली और बहुत अच्छे, आगे कंपटीशन में भी इसके सवाल बहुत आते हैं, तो ज़रूर पढ़ें आप और सीखें इसको। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।